वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुप्रभात सभी को। वी वर रीडिंग अ चैप्टर कॉलोनिज्म एंड द सिटी। इस चैप्टर के पहले दो भागों में हमने अंग्रेज़ों ने कैसे पुरानी दिल्ली को डैमेज किया, कैसे नई दिल्ली बसाई, क्योंकि वो उस पुराने इलाके में, उस फोर्टेड एरिया में नहीं रहना चाहते थे। आज हम पढ़ेंगे अपने चैप्टर का तीसरा और फाइनल पार्ट, जिसमें जो रिफ्यूजीज़ थे उनको कैसे कैसी समस्याएं झेलनी पड़ी दिल्ली में आके, क्योंकि वह एक दूसरे इलाके से आए थे जहाँ पे एक अलग कल्चर था, जहाँ पे अलग टाइप की जॉब्स थी। इसीलिए उनको बहुत सारी समस्याएं वहाँ सेटल होने में आईं। और क्योंकि नया काम शुरू करना था, उनको स्क्रैच से शुरू करना था, उनकी सारी प्रॉपर्टीज, सारा जो पैसा है वो चला गया था। तो जो रिफ्यूजीज़ थे, their skills and occupations of the refugees were different from the earlier people that lived there. Many of Muslims were artisans, petty traders and laborers. जो मुस्लिम्स पहले वहाँ रहते थे और जो छोड़ के गए थे दिल्ली में अपने घरों को, क्योंकि बंटवारा हो गया था देश का, वो भी धर्म के आधार पे, तो वो आर्टिस्ट थे, ट्रेडर्स थे, छोटे मोटे व्यापार कर रहे थे, और लेबरर्स थे। While the refugees who came to Delhi were rural landlords, teachers, lawyers, traders and small shopkeepers. पर जो सिख और हिंदू दिल्ली में आए पाकिस्तान से, पंजाब से स्पेशली, वो लैंडलॉर्ड्स थे, टीचर्स थे, लॉयर्स, ट्रेडर्स, स्मॉल शॉपकीपर्स एक्सेट्रा। कहने का मतलब ये है कि उनके जॉब्स बिल्कुल डिफरेंट थे जो मुस्लिम्स वहाँ पहले रह रहे थे उनसे। पार्टीशन चेंज देयर लाइव्स एज वेल एज देयर ऑक्यूपेशंस। पार्टीजन ने उनकी जो ज़िंदगी है, उनके जो कल्चर है, उनके जो फेस्टिविटीज़ हैं, उनकी जो ऑक्यूपेशन है, वो ज़्यादातर चीज़ें बदलती थी। आगे बात करेंगे, जो रिफ्यूजीज़ थे उन्होंने नए जॉब ढूंढना स्टार्ट किया और नए जॉब अडॉप्ट किए, बिकॉज दे हैड नो अदर चॉइस. They had to pick up new jobs like hawkers, vendors, carpenters, ironsmiths, etc. Some became small businessmen and prosperous. उनमें से कुछ अपने छोटे मोटे बिजनेस में लग गए और समृद्ध भी हो गए धीरे धीरे। बहुत मेहनत की ज़्यादातर रिफ्यूजीज़ ने. The large number of migrants from Punjab changed the social structure of Delhi. The food, the dress, the arts have also changed of the society. तो सोसाइटी में रहने वाले लोगों की वजह से जो बदलाव आया उनकी पॉपुलेशन के कंपोजिशन में रिलीजियसली, उससे फेस्टिविटीज़, फूड हैबिट्स और बहुत सारी चीज़ें बदल गई. नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट इनसाइड द ओल्ड सिटी, तो ओल्ड सिटी के अंदर कई पुराने टाइप के स्ट्रक्चर्स थे, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग या वाटर कंजर्वेशन के जो स्ट्रक्चर्स थे उनको बाउलीज कहते थे. आपको एक वेल दिख रहा होगा जो बिल्डिंग के बीच में है. द ओल्ड एंड एफिशिएंट सिस्टम ऑफ कैनाल्स, ड्रेनेज एंड वेल्स, बाउलीज, गॉट नेग्लेक्टेड एंड डैमेज्ड, क्योंकि ज़्यादातर जो थे वो खाली हो गए थे और अंग्रेज़ों ने इसको नेग्लेक्ट किया, इनको डेवलप नहीं किया, इनको मेंटेन नहीं किया. इसलिए ज़्यादातर जो कैनाल्स हैं, जो ड्रेनेज सिस्टम है, वो डैमेज हो गया. The population of the city was growing rapidly and the broken system of canals and drainage was not sufficient enough to serve the needs of the people. जो पॉपुलेशन थी वो तो बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, तो जो पुराना और टूटा हुआ डैमेज कैनाल सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम है, वो पर्याप्त नहीं था. इतने सारे जो बढ़ रही थी पॉपुलेशन, उसके जो समस्याएं हैं, उसकी जो नीड्स हैं, उसको पूरा करने के लिए. नेक्स्ट इज द ओल्ड सिटी was not developed, or you can say that the municipal committee of Delhi was not willing to repair or maintain the old drainage system of Delhi, but at the same time they are spending millions of rupees for making new and efficient drainage system for New Delhi. तो नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली में काफ़ी भेदभाव अंग्रेज़ कर रहे थे, क्योंकि पुरानी दिल्ली में ज़्यादातर पुअर इंडियंस रह रहे थे, तो उनको कोई समस्या नहीं थी अंग्रेज़ों को, और उनको ये नहीं लगा कि इन लोगों के लिए भी हमें कुछ मेंटेनेंस करने की ज़रूरत है. बजाय इसके वो अपने रहने वाले इलाकों या जहाँ पर रिच इंडियंस रह रहे थे, उन इलाकों में निर्माण करा रहे थे. नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट
एन ओल्ड स्ट्रक्चर ऑफ ओल्ड दिल्ली। जो मुगल काल में अमीर लोग थे, रॉयल लोग थे, वो एक डिफरेंट प्रकार के बड़े बिल्डिंग में रहते थे, बड़े स्ट्रक्चर में रहते थे, जिसको हवेली के नाम से भी जानते हैं। तो आप इमेज में एक आज के ज़माने में भी जो मेंटेन की गई है पुरानी हवेली, उसको देख सकते हैं। इस प्रकार की हवेलीज़ पहले ज़माने में होती थी, पर ज़्यादातर उनमें से क्या हो गया है, डैमेज्ड हो गई हैं। द मुगल एरिस्टोक्रेसी इन द 17th and 18th century लिव्ड इन ग्रैंड मैंशन नोन एज हवेलीज। बहुत बड़े बड़े मकानों में वो रहते थे, जिसको हवेली के नाम से जानते थे। दीज हवेलीज वर लार्ज वॉल्ड कंपाउंड्स विद मैंशन, कोर्टयार्ड एंड फाउंटेन। ये काफ़ी ऊंचे ऊंचे, बहुत 2, 3, 4 स्टोरीज जो बिल्डिंग थी, इसमें चारों तरफ रूम्स थे, बीच में कोर्टयार्ड था। कुछ हवेलीज इतनी बड़ी थी कि उसमें फाउंटेन्स थे, ठीक है, बहुत बड़े बड़े कोर्टयार्ड्स थे। सो दे वर लार्ज बिल्डिंग meant for various different people. It had many rooms for the servants, also for the guests and for the family members. The rooms in the havelis around the courtyard had multiple uses. The famous haveli of Qamar al-Din Khan had several rooms for clerks, accountants, servants, etc. जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया है, हमने डिस्कस किया है कि हवेलीज जो थी काफ़ी बड़ी थी और उनके मल्टीपर्पज़ यूजेस होते थे, जो उनके रूम्स हैं उसके। आगे बात करेंगे डिक्लाइन ऑफ हवेली पर। धीरे धीरे मुग़लों के गरीबी आने के कारण, मुग़ल साम्राज्य के पतन के कारण उनके पास रिसोर्सेज नहीं बचे थे और धीरे धीरे ज़्यादातर हवेली जो हैं वो डिक्लाइन हो गई या बेच दी गई या टूट गई। आप एक एग्जांपल में देख सकते हैं, एक पुरानी हवेली में जो शॉप्स चल रही हैं उनको। द मोस्ट ऑफ मुग़ल अमीर्स were not able to maintain these large mansions during the British rule. Therefore, most of the havelis were subdivided and sold. तो ज़्यादातर जो हवेलीज हैं उनको अमीर मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, इसके लिए ज़्यादातर हवेलीज को डिवाइड किया डिफरेंट पार्ट्स में और बेच दिया गया। The streets facing room of हवेलीज became shops और warehouses. जो स्ट्रीट फेसिंग रूम थे हवेली के, वो या तो वेयर हाउस बन गए या फिर शॉप्स के रूप में उनको मेंटेन किया गया। मैनी ऑफ द हवेलीज वर अबैंडन्ड एंड फेल्ट इनटू डिके। पर ज़्यादातर जो हवेलीज हैं वो ख़राब हो गई और उनको मेंटेन नहीं किया गया। नेक्स्ट इज द कॉलोनियल बंगलो। पर हवेली की जगह जब अंग्रेज़ थे, उन्होंने न्यू दिल्ली में एक नया स्ट्रक्चर, नए टाइप के स्ट्रक्चर्स बनाए, जिनको उन्होंने बंगला या बंगलोज बोला। आप एक एग्जाम्पल देख सकते हैं एक बंगले का। द कॉलोनियल बंगलो वॉज अ लार्ज सिंगल स्टोरीड हैविंग अ पिच्ड रूफ। दे वर जनरली स्प्रेड इन 1 or 2 acres ऑफ ओपन ग्राउंड। ओपन ग्राउंड के 1-2 एकड़ के इलाके में फैले थे, यानी कि आसपास कोई बिल्डिंग नहीं थी। इट हैड सेपरेट लिविंग एंड डाइनिंग रूम। उसमें डाइनिंग रूम अलग था, लिविंग रूम अलग था और अलग अलग बेडरूम्स थे सबके लिए, ताकि जो प्राइवेसी है सबकी वो मेंटेन की जा सके। ज़्यादातर जो बंगलो थे उनके फ्रंट पे वेरांडा था, बालकनी थी, या फिर 3 साइड पर बालकनी थी। ज़्यादातर जो मेंशंस थे उसमें किचन, स्टेबल और सर्वेंट क्वार्टर्स जो मेन बिल्डिंग है उससे अलग जगह पर होते थे। जैसा कि हवेलीज में आपने देखा, वहीं पर ही सभी लोग रह रहे हैं अलग अलग पोर्शंस में, पर यहाँ पे ऐसा नहीं था। जो मेन बिल्डिंग थी उसमें सिर्फ फैमिली मेम्बर्स रहते थे और जो अदर जो लोग थे, जो सपोर्ट स्टाफ था, सर्वेंट्स थे, वो अलग क्वार्टर्स उनके लिए बनाए गए थे। प्लानिंग द म्यूनिसिपैलिटी, जो म्यूनिसिपैलिटी है उसने समय समय पे प्लानिंग करके एक्सटेंशन या एक्सपेंशन करने की कोशिश की ओल्ड सिटी की, पर दे वर वेरी लेस successful. The census of 1931 revealed that the walled city was overcrowded with 90 persons per square acre. Walled city में 90 लोग प्रति वर्ग एकड़ में रह रहे थे। 1931 में सेंसस हुआ से पता लगा। वहीं सिर्फ 3 लोग प्रति स्क्वायर एकड़ में रह रहे थे न्यू दिल्ली में। तो जो ओल्ड दिल्ली थी या वॉल्ड सिटी थी, दैट वाज वेरी कंजेस्टेड। Therefore, in 1888, Robert Clark planned the Lahore Gate extension scheme of the walled city.
इसी समस्या को दूर करने के लिए 1888 में रॉबर्ट क्लार्क ने प्लानिंग की कि जो लाहौर गेट है उसके आसपास के एरिया को एक्सटेंड करना चाहिए, ओल्ड सिटी के एरियाज़ को, ताकि और ज़्यादा जगह मिल सके ओल्ड दिल्ली में रहने वाले रेजिडेंट्स को। नेक्स्ट इज द लाहौर गेट एक्सटेंशन। इट वॉज डन टू मूव रेजिडेंट्स अवे फ्रॉम द ओल्ड सिटी। ओल्ड सिटी से बाहर आएँ, थोड़ा कंजेशन कम हो, इसलिए वो एक्सटेंशन प्लान किया गया था, जिसमें नए टाइप के मार्केट बनाए जाएँ जो स्क्वायर्स के चारों तरफ हों, जिसमें जो रास्ते हैं वो जो रोड्स हैं, जो लेन्स हैं, वो आइडेंटिकल हों, सेम साइज़ के हों, सेम कैरेक्टर के हों। ऐसे ना हो जैसे पुरानी दिल्ली में है, पजल्ड हैं और जो स्ट्रेट नहीं है, बहुत ओवर क्राउडेड हैं। इस प्रकार से थोड़ा अलग टाइप की मार्केट, अलग टाइप के रेजिडेंशियल एरिया प्लान किए गए। द न्यू सिटी वॉज पॉपुलरली नोन एज क्लार्क्सगंज, और नए शहर को क्लार्क्सगंज का नाम भी दिया। क्लार्क्सगंज के नाम से भी जाना वहाँ के लोगों ने। But the development didn't complete in time and didn't help the decongestion of the old city. पर जो ये विकास है, ये जो डेवलपमेंट है, ये उतनी तेज़ी से नहीं हुआ या उतनी एफिशिएंटली नहीं हुआ, और इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा जो ओल्ड दिल्ली है उसकी भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर। द दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट वॉज स्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1936, और दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट बनाया गया 1936 में। उसने एरिया लाइक दरियागंज साउथ वर बिल्ट फॉर वेल्दी इंडियंस। उसने नए एरियाज़ का निर्माण किया जहाँ पे वेल्दी इंडियंस रह सकें, बंगलो कल्चर का निर्माण किया और चौड़ी स्ट्रेट लेन्स का। द न्यू हाउसेज वर ग्रुप्ड अराउंड पार्क्स एंड हैड इंडिविजुअल प्राइवेट स्पेसिस फॉर ईच मेंबर। चारों तरफ पार्क्स हैं, हरियाली है और बड़े बड़े बंगले हैं जिसमें इंडिविजुअल मेंबर्स प्राइवेसी के साथ रह पाएँ। तो यानी कि अपना कल्चर उन्होंने इम्पोज कर दिया। तो ये था हमारे चैप्टर का अंत, जिसमें पुराने ज़माने में कैसे हवेलीज़ में रह रहे थे अमीर लोग, नए ज़माने में कैसे बंगलोज़ को अडॉप्ट किया उन्होंने, कैसे दिल्ली के विकास के लिए कई प्लान बनाए गए पर ज़्यादातर प्लान अनसक्सेसफुल हुए। अब हम आते हैं अपने असाइनमेंट पार्ट पे। हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट वर द मेजर चेंजेस विच केम इन द लाइव्स ऑफ द रिफ्यूजीज इन दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंशिएट बिटवीन द हवेलीज एंड द बंगलोज। Question number 3, who made the Lahore Gate extension plan and when? Question number 4, when was the Delhi Improvement Trust established? Question number 5, what new jobs were taken up by the refugees in Delhi? I hope today's video was informative. If you understood the video, please like it. Share it with your friends so that they can also be benefited from the information which we have discussed. Give your valuable suggestions through your comments so that I can make further improvement in the coming videos. And do not forget to subscribe my channel for latest updates. Press the bell icon. Thank you and have a nice day.